हेलो ड्रामा लवर्स। आज मैं एक नया ड्रामा शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है मून इन द डे, जो एक बहुत ही कमाल का फैंटेसी हॉरर ड्रामा है। इस ड्रामा में टोटल 14 एपिसोड हैं। इस ड्रामा की कहानी है एक 1500 साल पुरानी आत्मा की, उसके प्यार की, उसके बदले की और उसके सेक्रीफाइस की, जिसे सुनकर आपको सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए इस ड्रामे की स्टोरी को शुरू करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक बैटलफील्ड का नज़ारा देखते हैं जहां पर दो स्टेट आपस में लड़ रहे थे, जिनमें से एक स्टेट का नाम था गाया और दूसरे स्टेट का नाम था सिला। यहां पर हम हमारे कहानी के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम दोहा है और वो सिला की तरफ से लड़ रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि दोहा एक बहुत ही बेरहम कातिल है और लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है और न जाने अब तक वो कितने सारे लोगों को मार चुका है। यहाँ पर सिला के लोग गाया पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि वो गाया के राज्य पर अपना कब्जा करना चाहते थे। तभी यहाँ पर गाया के जनरल भी आ जाते हैं जिन्हें दोहा बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अब जनरल मर गया तो उनकी सेना भी यहाँ से भाग जाती है और सिला के लोग ये जंग जीत जाते हैं और गाया भी उनके अंडर में हो जाता है। इसके बाद ये लोग फाइनली गाया के जनरल के घर पहुँचते हैं क्योंकि उनकी फैमिली को भी ख़त्म करना था। यही हम हमारी कहानी की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम कांग जीवोन है। यहाँ पर हम उसकी फैमिली से मिलते हैं जिसमें उसकी मदर, सिस्टर और वो खुद है। यहाँ पर सिला की पूरी आर्मी आती है और जनरल की पूरी फैमिली को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर कांग की मदर अपनी बेटी को नीचे छुपा देती हैं जिसकी वजह से वो बच जाए। इसीलिए वो बेचारी यहाँ पर चुपचाप रहती है जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और ऊपर से उसकी मदर और सिस्टर को सिला की पूरी आर्मी लेकर चली जाती है। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम दोहा को देखते हैं जिसने कि कांग की मदर और सिस्टर को फांसी के फंदे पर लटका रखा था और वो गाया के लोगों को डराता है कि देखो, अगर तुमने हमारा कहा नहीं माना तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। इसके बाद वो सबके सामने कांग की पूरी फैमिली को मार डालता है और इन सबके बीच बेचारी कांग कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और रोते हुए अपनी फैमिली की मौत का तमाशा देख रही थी कि तभी दोहा की नज़र कांग पर जाती है और वह पहली नज़र में ही उसे पसंद आने लगती है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो अपने घर जाती है जहाँ पर सब कुछ खून से सना हुआ था। इसीलिए वो सिला के किंगडम को देखकर कसम खाती है कि वो इस पूरे किंगडम को तबाह करके रहेगी और खासकर वो उस दोहा को मार डालेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत बार कोशिश भी करती है दोहा को मारने की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाती। लेकिन एट लास्ट हम देखते हैं कि वो फाइनली कामयाब हो ही जाती है और वो दोहा को मार डालती है। अब ये कैसे हुआ ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर दोहा की डेड बॉडी पड़ी थी और साथ में उसकी आत्मा भी थी। दूसरी तरफ हम कांग को भी देखते हैं जो कि तीरों से बचती हुई जंगल में कहीं भाग रही थी, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर दोहा की आत्मा की तरफ देखती है और दोहा की आत्मा उससे कहती है, तुम चाहे कहीं भी चली जाओ, कितने ही जन्म ले लो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कांग वहां से नीचे पानी में गिर जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। इसके बाद ये सीन वापस से प्रेजेंट में आता है यानी कि 2024 में। यहाँ पर हम कांग को देखते हैं जिसका कि अब पुनर्जन्म हो चुका है और इस जन्म में भी उसका नाम कांग ही है और वो एक फायर फाइटर है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसे अक्सर ही अपनी पुरानी ज़िंदगी से रिलेटेड सपने आते हैं, लेकिन उसे एक भी सपना याद नहीं रहता है। वह सपनों में वो अजीब तरह से चिल्लाती रहती है जिसे उसके साइड वाले लोग नोटिस भी करते हैं और उसे सलाह देते हैं कि उसे एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फायर अलार्म बजने लगता है और वो जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर आग लगी है। यहाँ पर वो लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता, इसलिए ये लोग वापस आने लगते हैं। लेकिन बाहर दो लोग बताते हैं कि अंदर एक आदमी है जो कि एक डॉग के साथ रहता है, लेकिन अंदर फायर फाइटर्स को कोई भी नहीं मिलता। लेकिन अचानक से कांग को कहीं से आवाज़ आती है और फाइनली उसे वो आदमी मिल जाता है जिसे ये लोग बचाकर ले आते हैं और उसके साथ एक डॉग भी था। यहाँ पर वो आदमी तो जिंदा था लेकिन उस डॉग की सांसें बंद हो चुकी थी, इसीलिए कांग उसे सीपीआर देकर किसी भी तरह बचाने की कोशिश करती है और फाइनली कांग उस डॉग को बचा ही लेती है, जिसकी वजह से सब लोग कांग की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि कांग अक्सर ही लोगों की जान बचा लेती है अपनी जान खतरे में डालकर, इसलिए सब लोग उसे गार्डियन एंजल फायर फाइटर भी बोलते हैं। जिसे सुनकर कांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और ये सारी न्यूज़ में भी चल रही थी कि कांग कितनी अच्छी फायर फाइटर है, यहाँ जहाँ पर सब लोग उसका अप्रिशिएट करते हैं और यहाँ कांग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो अपने लॉकर के पास जाती है और अपने डैड की फ़ोटो को देखकर बातें करने लगती है क्योंकि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं जानती हूँ आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, इसलिए मैं लोगों की जान बचा पाती हूँ। इसके बाद हम एक मेट्रो का सीन देखते हैं जहाँ पर कांग इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि वो खड़े खड़े सोने लगती है।
इसलिए एक लेडी उसे अपनी सीट दे देती है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर बैठती है वो एक मॉन्क के कंधे पर सर रख देती है, जिसकी वजह से बेचारा मॉन्क तो एम्बेरस होने लगता है। जो बहुत ही फनी सीन था। इसके बाद कांग यहाँ से जाने लगती है, लेकिन अपना वो फ़ोन मेट्रो में ही भूल जाती है, जिसे वो मॉन्क आकर देता है। इसके बाद वो बात करता है, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। इसके बाद वो टीवी की तरफ इशारा करती है, आपने ज़रूर टीवी में देखा होगा। इसके बाद वो मॉन्क पहचान जाता है, तुम तो वही फायर फाइटर हो ना, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। इसके बाद कांग यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी वो मॉन्क नोटिस करता है कि कांग के ऊपर एक आत्मा मंडरा रही है, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। इसके बाद हम एक पास्ट का फ्लैशबैक देखते हैं, क्योंकि ये जो मॉन्क है ये वही बड़ा मॉन्क है जो अभी कांग के साथ है, क्योंकि ये बचपन में भी कांग से मिल चुका है और बचपन में भी ये उसी आत्मा को देखकर डर गया था। मतलब हमें पता चलता है कि ये आत्मा बचपन से ही कांग के साथ रहती है। इसीलिए ये बात वो छोटा मॉन्क अपने गुरुजी को बताता है, तो उसका गुरुजी कहता है कि ये आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए अगर फ्यूचर में तुम इस लड़की से मिलो तो इससे दूर ही रहना। इसके बाद वो मॉन्क ये बात याद करता है और यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम एक फायर फाइटर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी शक्ल हूबहू दोहा से मिल रही थी, लेकिन ये दोहा नहीं था बल्कि ये सुपरस्टार जुनहो था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये कोई असली फायर फाइटर का सीन नहीं बल्कि एक शूटिंग चल रही थी। लेकिन हमें पता चलता है कि जुनहो इस शूटिंग को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, क्योंकि उसे आग वाले ये सीन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही चाइल्डिश एक्टर है, जिसकी वजह से वो शूटिंग करने से ही मना कर देता है, जिसकी वजह से डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसे जुनहो के मैनेजर को संभालना पड़ता है। इसके बाद मैनेजर जुनहो के पास आता है और उस पर चिल्लाता है कि आखिर तुम शूटिंग क्यों नहीं कर रहे हो। इसके बाद वो पूछता है, लेकिन मुझे फायर फाइटर ही क्यों बनाया गया है। इसके बाद मैनेजर कांग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि तुम्हें इसी का रोल प्ले करना है। क्या तुम जानते हो, तुम तो शूटिंग कर रहे हो, लेकिन वो लड़की असल में एक फायर फाइटर है और वो एक गार्डियन एंजल है और हमेशा ही लोगों की जान बचा लेती है। इस पर जुनहो इस पर चिल्लाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसे सीन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जुनहो तो एक मूडी एक्टर है, उसका मूड होता है तब भी वो एक्टिंग करता है, लेकिन उसका असली रीज़न तो ये था कि आज उसे अपनी गर्लफ्रेंड यीसिएल से मिलने जाना था, इसीलिए वो एक्टिंग नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो ऐसा ही करता है और भागकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है। उसका मैनेजर बेचारा उसे बहुत समझाता है कि शूटिंग करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी जुनहो उसे चिढ़ाता है और यहाँ से भाग जाता है, जो सच में बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन था। इसके बाद हम देखते हैं कि यीसिएल और जुनहो को एक साथ घूमते हुए लोग नोटिस कर लेते हैं, इसलिए उन दोनों की पिक्स क्लिक करने लगते हैं। लेकिन तभी ये देखकर यीसिएल को गुस्सा आता है और वो जुनहो पर चिल्लाती है कि तुम ऐसा क्यों कर सकते हो। इसके बाद जुनहो से बोलता है, हम दोनों अपना रिलेशनशिप सबको बता क्यों नहीं देते, लेकिन यीसिएल उसे मना कर देती है। इसके बाद वो जुनहो से पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें डेट क्यों कर रही हूँ। इसके बाद वो बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम हूँ, लेकिन इस पर यीसिएल मना कर देती है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें डेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम तुम एक टॉप स्टार हो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यीसिएल जुनहो को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वो तो जो भी टॉप स्टार होगा उसे ही डेट करेगी। लेकिन यहाँ पर जुनहो बेचारे यीसिएल को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और उसके प्यार में पूरी तरह से पागल है, इसीलिए वो अजीब बातें करने लगता है, जिसकी वजह से यीसिएल इरिटेट होने लगती है। दूसरी तरफ हम जुनहो के बड़े भाई से मिलते हैं, जिसका नाम हान है। हान यहाँ अपनी PR टीम के साथ बैठा हुआ था, जिसका काम ये है कि जुनहो के खिलाफ जितने भी रूमर्स फैलते हैं उन सारे रूमर्स को क्लीन करना, क्यों ताकि उसकी टॉप स्टार की इमेज बनी रहे। इसके बाद में पता चलता है कि एक रिपोर्टर ने यीसिएल और जुनहो की एक साथ पिक क्लिक कर ली है और वो धमकी दे रहा है कि वो सारी पब्लिक कर देगा अगर उसे बहुत सारे पैसे नहीं दिए गए, और हान उसे बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार भी हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हान अपने छोटे भाई की इमेज को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ हम जुनहो को देखते हैं, जो कि शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गया हुआ था, क्योंकि आज उसकी अपनी गर्लफ्रेंड यीसिएल के साथ 1 ईयर एनिवर्सरी थी। लेकिन तभी यहाँ पर नोटिस करते हैं कि एक दूसरा सुपरस्टार आ जाता है, जिसका नाम ताई होता है। लेकिन ताई यहाँ जुनहो जितना फेमस नहीं होता, इसीलिए वो जुनहो से बड़ी बदतमीजी से बात करता है, इसीलिए जुनहो भी उसकी इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इसके बाद ताई को भी गुस्सा आ जाता है और वो जुनहो की इंसल्ट करने लगता है और उसे टीस करते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यीसिएल यानी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ एक हिस्टोरिकल ड्रामा प्ले कर रहा हूँ। ये बात सुनकर तो जुनहो को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि इस बारे में उसकी गर्लफ्रेंड यीसिएल ने उसे कुछ भी बताया नहीं था, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि यीसिएल ने मुझे क्यों नहीं बताया। इसके बाद उसका मैनेजर भी उसे चिढ़ाता है, शायद वो तुमसे ब्रेकअप करना चाहती है,
लेकिन ब्रेकअप का नाम सुनकर ही जुनहो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो सीधा अपने भाई के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका भाई उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो बोलता है कि उस ताई की जगह मुझे यीसेल के साथ उस ड्रामा में रोल चाहिए। लेकिन उसका भाई उसे समझाता है कि वो हिस्टोरिकल ड्रामा है और तुम्हें तो हिस्टोरिकल ड्रामा पसंद नहीं है ना। लेकिन जुनहो फिर भी नहीं मानता है। उसका भाई उसे समझाता है कि ऑलरेडी कास्टिंग हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस पर जुनहो नाराज़ होकर चला जाता है और कहता है कि आप मेरी छोटी सी विश पूरी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम उसी होमलेस पर्सन को देखते हैं जिसकी जान कांग ने बचाई थी। यहाँ पर वो उसे थैंक्स बोलने आता है और उसे अपना कार्ड भी देता है। इसके बाद कांग का दोस्त उसे बताता है कि जो उसने सूट पहन रखा था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड है। फिर मुझे समझ नहीं आता कि ये आदमी होमलेस बनकर क्यों घूमता रहता है। ये बात उसे समझ नहीं आती। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो रात में सो नहीं पाती, क्योंकि उसे बचपन में एक आत्मा परेशान किया करती थी। और हमें पता चलता है कि कांग को जिस आत्मा परेशान करती है वो कोई नहीं, दोहा की आत्मा है। क्योंकि आपको याद हो तो दोहा ने कहा था कि चाहे तुम कितनी भी दूर चले जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। और कांग को बचपन से ही दोहा की आत्मा परेशान करती है और उसे दिखाई भी देती है। लेकिन जैसे ही कांग बड़ी हुई उसे दोहा की आत्मा दिखाई देनी बंद हो गई। ऐसा क्यों हुआ ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद हम एक पास्ट का फ्लैशबैक देते हैं, यानी 1500 साल पहले का, जहाँ पर हम कांग और दोहा को देखते हैं जो कि बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। दूसरी तरफ हम जुनहो को देखते हैं जो यूसेल के साथ अपनी 1 ईयर एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा था। इसके बाद यूसेल उसे बताती है, क्या तुम जानते हो तुम पहले ऐसे लड़के हो जिसके साथ मैं 1 साल से हूँ। इसके बाद हमें पता चलता है कि यूसेल न जाने आज तक कितने लड़कों को डेट कर चुकी है। लेकिन इस बात से जुनहो को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वो उससे नाराज़ था क्योंकि उसने नए हिस्टोरिकल ड्रामे के बारे में उसे नहीं बताया था। लेकिन यूसेल उसे समझाती है, क्योंकि तुम्हें हिस्टोरिकल ड्रामा पसंद नहीं है इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। इसके बाद जुनहो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं उसमें एक्टिंग कर सकता हूँ। और इसके बाद वो एक बहुत ही घटिया सी एक्टिंग करके दिखाता है, जिसकी वजह से यूसेल नाराज़ होकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर फाइनली जुनहो उसे मना ही लेता है। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जुनहो का मैनेजर उसे जगाने आता है, क्योंकि वो बहुत ही लेट हो चुका था शूटिंग के लिए। लेकिन जैसे ही वो आता है वो देखता है वो तो सो रहा है और उसके फोरहेड पर एक चिट भी लगी हुई थी जो कि यूसेल ने लिखी थी, जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ये सुनकर तो मैनेजर को बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है। लेकिन वो ये बातें जुनहो को नहीं बताता और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नोटिस करता है वो तो बेहोश है। इसके बाद मैनेजर जुनहो को लेकर हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर हम जुनहो के बड़े भाई को हान को भी देखते हैं जो उसके लिए बहुत परेशान था। लेकिन जैसे ही जुनहो को होश आता है वो उन दोनों को बताने लगता है कि यूसेल और मैं 1 सालों से साथ हैं। मुझे पूरा यकीन है वो यहाँ पर ज़रूर आएगी, क्योंकि वो मेरे बारे में परेशान होगी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ। लेकिन बाहर जाते ही हान को मैनेजर बता देता है कि यूसेल ने जुनहो के साथ ब्रेकअप कर लिया है। लेकिन ये बात मैंने अभी तक नहीं बताई। ये बात जानकर तो हान को भी यूसेल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है और वो जानता है अगर उसे ये सब पता चलेगा तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। इसके बाद हम कांग के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसका बॉस उसे बताता है कि सुपरस्टार जुनहो तुम्हारी रियल लाइफ के ऊपर एक मूवी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए तुम्हें भी उनके इवेंट पर जाना है। ये बात जानकर कांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी जुनहो की बहुत बड़ी फ़ैन थी। इसलिए वो जुनहो से मिलने वहाँ पर जाती है जहाँ पर इवेंट होने वाला था। इसलिए वो जैसे स्टेज पर जाती है वो गिरते बचती है, जिसे कि जुनहो बचाता है और ये एक बहुत ही क्यूट मोमेंट बन जाता है। और कांग तो बस यहाँ शर्माती ही रहती है क्योंकि वो जुनहो की बहुत बड़ी फ़ैन थी। इसके बाद ये दोनों सब लोगों को पोज देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर कांग उसे CPR देना सिखा रही थी, जहाँ पर सब लोग उनकी शूटिंग की फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर रहे थे। जहाँ पर वो उसे CPR देने की टेक्निक बताती है कि इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि वो एक फायर फाइटर का रोल ही तो करने वाला था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तक कैमरा होता है तब तक जुनहो यहाँ पर कांग की सारी बातें मानता है, लेकिन जैसे ही कैमरा वाले लोग यहाँ से चले जाते हैं जुनहो कांग की एक भी बात नहीं मानता और यहाँ से दूर हट जाता है। इसके बाद कांग उसे समझाती है कि आपको आगे क्या करना है, लेकिन जुनहो तो बार बार अपने फ़ोन को ही देखे जा रहा था और कांग की एक भी बातें नहीं सुनता और ये बिहेवियर कांग को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। इसके बाद वो उसे समझाती है कि हमें CPR देना अच्छे से सीखना होगा, तभी तुम एक फायर फाइटर बन सकते हो। लेकिन इस पर जुनहो को भी गुस्सा आ जाता है और वो कांग पर चिल्लाता है कि मुझे CPR देना नहीं सीखना है, वैसे भी इससे क्या ही होने वाला है। उसका ये रूड बिहेवियर देखकर कांग को भी गुस्सा आ जाता है कि ये कैमरे के सामने कितना अच्छा बनता है और पीछे से कितना ही ज़्यादा रूड है। इसीलिए वो उसका फ़ोन लेकर यहाँ से चली जाती है और कहती है कि जल्दी से मुझसे माफ़ी मांगो, तुम एक पब्लिक सर्वेंट से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। लेकिन जुनहो इसे कहता है कि मैं समझ गया, तुम एक सुपरस्टार का अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये सब कर रही हो, तुम कितनी घटिया लड़की हो। अब ये सुनकर तो कांग को गुस्सा आ जाता है और वो
जुनहो का हाथ ही मोड़ देती है और कहती है जल्दी से मुझसे माफ़ी मांगो। इसलिए बेचारे जुनहो को भी उससे माफ़ी मांगनी पड़ती है और वो उसका फ़ोन उसके ऊपर फेंक कर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कोई इन दोनों की वीडियोस बना लेता है। दूसरी तरफ कांग को बहुत ही गुस्सा आता है कि जिसे वो इतना पसंद करती थी वो सुपरस्टार कितना घटिया है, और दूसरी तरफ जुनहो भी गुस्से में था कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ मोड़ने की, और ये शिकायत अपने मैनेजर से करता है। जिसके बाद मैनेजर नोटिस करता है कि उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान हो गया है। जुनहो के मैनेजर को लगता है कि उस लड़की ने तुम्हारा हाथ मोड़ा इसीलिए ऐसा है, इसीलिए मैनेजर उस लड़की से बात करने जाता है। लेकिन दूसरे ही सीन में हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों है। दरअसल हम जुनहो के बड़े भाई मिस्टर हान को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास था। डॉक्टर उसे बताता है कि जुनहो का कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए अब उसके पास ज़्यादा दिन नहीं है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जुनहो को कैंसर है, जिसकी वजह से ये निशान उसकी बॉडी पर है। और अब डॉक्टर मना कर देता है कि अब वो और ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, उसके पास बहुत ही कम टाइम है। अब ये सुनकर तो हान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। इसीलिए वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि सुपरस्टार टाई के सारे अफेयर्स के रूमर्स लीक कर दो। अब उसने ऐसा क्यों किया था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ हम जुनहो को देखते हैं जो बार बार यीसेल को कॉल कर रहा था, क्योंकि उसे तो नहीं पता था ना कि यीसेल उसे ब्रेकअप कर चुकी है। इसलिए वो अपनी कार में बैठकर उसे मिलने जाता है, लेकिन अचानक से उसे कुछ होता है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसका सर गाड़ी के हॉर्न की तरफ लगता है, जिसकी वजह से हॉर्न जोर जोर से बजने लगता है, जिससे सब लोगों का ध्यान गाड़ी की तरफ जाता है और गाड़ी अपने आप ही चलकर पानी की तरफ जाने लगती है, जिसे मैनेजर और कांग भी नोटिस कर लेते हैं। और यहाँ पर जुनहो की गाड़ी पानी में गिर जाती है और उसकी जान जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर हमारी कांग फायर फाइटर जल्दी से जाती है और जुनहो को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ वो बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोलती है, क्योंकि दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। इसलिए वो खिड़की को तोड़ देती है और फाइनली वो जुनहो को बाहर निकाल लेती है। लेकिन उसको तो वो बाहर निकाल लेती है, लेकिन उसका खुद का पैर गाड़ी में फंस जाता है, जो वो बहुत मुश्किल से बाहर निकालती है। लेकिन अब वो पानी में इतनी ज़्यादा देर थी कि वो बेहोश होने लगती है और वो बस मरने ही वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पर दोहा की आत्मा आती है और वो पानी में ही कांग को किस कर देती है ताकि वो सांस ले सके। इसके साथ हमें पास्ट के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम कांग और दोहा को देखते हैं जो एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद दोहा यहाँ पर फाइनली कांग की जान बचा लेता है और यहाँ से गायब हो जाता है, जिस वजह से अब कांग को भी होश आ जाता है और वो पानी के ऊपर आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग जुनहो को बचाने में लगे हुए थे, क्योंकि उसे अभी तक होश नहीं आया था। और पास में ही हम कांग को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पर कांग भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो अपने सामने किसी को भी मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए बार बार चिल्लाती है कि प्लीज़ उठ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनहो को हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहाँ पर हम कांग को देखते हैं जो बस यही प्रे कर रही थी कि प्लीज़ उठ जाओ। और यहाँ पर डॉक्टर्स अपनी पूरी मेहनत से जुनहो को बचाने की कोशिश करते हैं, उसे CPR भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर जुनहो फिर भी हिल नहीं रहा था। तब यहाँ पर जुनहो का बड़ा भाई हान भी आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। और दूसरी तरफ कांग तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और बस यही प्रे कर रही थी कि जुनहो किस तरह बच जाए। लेकिन तभी डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाते और फाइनली वो जुनहो को डेड डिक्लेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से सब लोग तो बहुत ही ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं, और ख़ासकर तो कांग जो कि बेहोशी हो जाती है। इसीलिए सब लोग उसे साइड में स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं। जिसके बाद फाइनली जुनहो को यहाँ से ले जाया जाता है। लेकिन जैसे ही जुनहो की बॉडी को यहाँ से ले जाया जा रहा था, उसका हाथ कांग के हाथ से टच हो जाता है, जिससे ज़रूर कुछ तो मैजिकल होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोहा की आत्मा जो हमेशा ही कांग के ऊपर रहती थी, वो जुनहो की बॉडी में एंटर कर जाती है। मतलब अब जुनहो तो नहीं रहा था, लेकिन जुनहो की बॉडी के अंदर अब दोहा की आत्मा थी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली अब उसके पास एक बॉडी थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जुनहो को जो कैंसर था वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जुनहो के सारे निशान भी गायब हो जाते हैं। अब जो कि जुनहो की बॉडी में दोहा की आत्मा है, तो मैं इसे दोहा नाम से ही बुलाऊंगी ताकि यह कंफ्यूज ना हो जाए। इसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो कि सीधा कांग से मिलने जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि क्यों वो इतने सालों से कांग का पीछा कर रहा था। दरअसल कांग ने ही पिछले जन्म में दोहा को मारा था, इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहता था ताकि वो उसे अपने हाथों से मार सके। इसलिए वो जल्दी से कांग के पास जाता है कि देखता है कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, क्योंकि वो उसे अपने हाथों से मारना चाहता है। इसलिए जैसे ही कांग को होश आता है, वो उसे गले से लगा लेता है कि थैंक यू होश में आने के लिए। उसे ज़िंदा देखकर तो कांग भी एक पल के लिए डर जाती है कि ये मर के कैसे ज़िंदा हो गया, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि सच में इस दुनिया में चमत्कार होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं जो कि कांग को मारने के लिए एक वहाँ से चाकू उठा लेता है और उसे मारने ही वाला था, क्योंकि पिछले जन्म में कांग ने ही तो दोहा की जान ली थी, इसलिए वो भी बदला लेने के लिए उसकी जान लेना चाहता था।
और इसी ही ट्रेजिक मोमेंट के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दोहा निकांग को मारा या नहीं ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चल जाएगा, जो कि कल ही आ जाएगा। उसके लिए बस आपको एक ही काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेली एपिसोड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।